अगर मैं कोई चीज आपका चेक करना चाहूंगी कि यू हैव अंडरस्टूड दैट थिंग और नॉट, द ओनली वे ऑफ डूइंग इट इज कि मैं वो लेक्चर दूं और फिर मैं आपसे सवाल पूछूं, बताओ जरा मैंने क्या पढ़ाया था, 10 मिनट पहले मैंने क्या बात की थी, सिविलाइजेशन से रिलेटेड मैंने क्या बोला था. सो दैट इज द ओनली वे टू चेक इफ यू वर लिसनिंग एंड इफ यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी वर्ड आई सेड. एग्जैक्टली वही तरीका है कॉम्प्रीहेंशन का. आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है या 2-3 पैराग्राफ दिए जाते हैं, मतलब एक पैसेज दिया जाता है, बिल्कुल जैसा प्रेसी का पैसेज होता है, और उस पैसेज के नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं और आपने वो पैसेज पढ़ के अंडरस्टैंड करना होता है, समझना होता है और फिर उन क्वेश्चंस को आंसर करना होता है. अब हमने ये कहा था कि हमारी प्रेसी जो लास्ट चीज है, प्रेसी से पहले हमने कॉम्प्रीहेंशन अटेम्प्ट करनी है अपने आंसर शीट के अंदर. अब आपने ये याद रखना है कुछ चीजें, ये मैं बता दूं कि आपकी कॉम्प्रीहेंशन जो है इट इज वे 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 इजियर देन योर प्रेसी. इसका पैसेज भी बहुत आसान आता है, ये अंडरस्टैंडेबल भी होता है और इसको करना भी प्रेसी से ज्यादा इजी है, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन में नो आंसर्स आर रॉन्ग. प्रेसी गलत हो जाती है, आपने कॉन्टेक्स्ट ही गलत समझा तो आपका पूरा प्रेसी जो है वो जीरो हो गया. कॉम्प्रीहेंशन में आपके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो चीज गलत नहीं हो सकती. उसने वो स्पेसिफिक एक सवाल पूछा है कि जी ऑथर ने गाड़ी क्यों खरीदी थी, हो सकता है 3 रीजंस पैसेज में दिए हो, आपने एक रीजन लिख दिया, लेकिन स्टिल 1 रीजन इज नॉट रॉन्ग. डेफिशिएंट हो सकता है आंसर लेकिन रॉन्ग नहीं हो सकता. ठीक. कॉम्प्रीहेंशन इज सपोज्ड टू बी आल्सो रिटन इन वेरी इजी वर्ड्स. जैसे प्रेसी को इजी वर्ड्स में लिखते हैं, इसी तरह कॉम्प्रीहेंशन को भी आसान अल्फाज में लिखें. 2 or more questions can have a same or overlapping answer. ये एक बहुत बुरी प्रैक्टिस है. बचपन में हमें जो क्वेश्चंस टीचर्स कराते थे तो क्वेश्चन नंबर 1 का यूं ब्रैकेट लगाते थे, यहां से यहां तक आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2 का लाइन नंबर 2 से लेके 3 लाइन तक आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3 का 4थी से 5वीं लाइन तक आंसर है. नो आंसर्स वर ओवरलैप्ड एवर. सीएसएस में भी बच्चे वही प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं कि क्योंकि मैं ये बात ऊपर वाले जवाब में लिख चुका हूं तो जितना अवॉइड वो कर सकता है वो बच्चा अगले जवाब में अवॉइड कर रहा होता है कि ये बात आगे ना आए. तो यू डोंट हैव टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ. 2017 में जब मैं कॉम्प्रीहेंशन अपनी कर रही थी, लिटरली मुझे एंड में ऐसे लगा कि मैं एक ही बात, मैंने चारों सवालों में एक ही बात लिखी है, सिर्फ वर्ड्स चेंज कर करके बार बार. तो मैंने कहा यार कॉन्टेक्स्ट वही है और एक ही पॉइंट है और वही ऑथर ने डिफरेंट तरीके से पूछा हुआ है, तो मेरा आंसर भी वही रहेगा, सिर्फ मैं भी वर्ड्स चेंज किए जा रही थी. ठीक है. तो आपने इससे घबराना नहीं है ओवरलैपिंग करने से. ऊपर आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी उसके 1-2 पॉइंट्स आ गए, क्वेश्चन नंबर 3 में भी वो 1-2 पॉइंट्स आ गए तो आ जाए, इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस. आंसर्स मस्ट बी इन योर ओन वर्ड्स. बचपन में एक और काम हम करते थे, पूरी लाइन कॉपी पेस्ट. आपने ऊपर पैसेज में सवाल का जवाब पढ़ा, समझा और अपने वर्ड्स में लिखना है. ठीक है. यू नेवर कॉपी द सेम लाइंस. सेम लाइंस मस्ट नॉट बी कॉपीड एंड पेस्टेड. फ्रेजेस कैन बी कॉपीड. फ्रेजेस जैसे हम प्रेसी में कॉपी कर रहे थे, हम यहां भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन पूरी लाइनें कॉपी पेस्ट करना प्रोहिबिटेड है. अच्छा जी, an important thing is that we need to either start our answer or end our answer with the question. मतलब कि मुझे पूछा जाता है why did the author buy a car, और पैसेज में ऊपर जो दिया हुआ था कॉम्प्रीहेंशन का उसमें मेंशन्ड होगा कि जी ऑथर जो है वो चल के स्कूल जाता था और ऑथर के पास पैसे बहुत थे तो उसने कहा कि मैं गाड़ी खरीद लेता हूं. तो या तो मैं लिखूंगी either I will start from the question, the author bought a car because he had to walk to school and he had a lot of money, full stop. या मैं अपने क्वेश्चन के ऊपर एंड करूंगी. मुझे पूछा गया why did the author buy a car, तो मैं कहूंगी the author had a lot of money and he had to walk to school, hence the author bought a car.
या मैंने अपने क्वेश्चन वाली बात पे एंड किया है, या मैंने अपने क्वेश्चन से आंसर अपना शुरू किया। बट द पार्ट ऑफ क्वेश्चन शुड बी अ पार्ट ऑफ योर आंसर। ठीक। नो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। मैं कह रही हूं जी, व्हाई डिड द ऑथर बाय अ कार, और बच्चा क्योंकि इंतहाई बिजी ऑफिसर है, डीसी लगा हुआ है कहीं पे, और उसने जवाब में मुझे कहा बिकॉज ही हैड अ लॉट ऑफ मनी। बात खत्म। तो बिकॉज से जुमला शुरू कभी नहीं करना, बट से जुमला शुरू कभी नहीं करना। मतलब इस किस्म के जुमले जो कि लगे साफ नजर आ रहा हो कि आपने जान छुड़ाई की हुई है, एंड यू डिड नॉट वांट टू राइट द होल आंसर, तो चेकर ने भी फिर नंबर देते हुए जान छुड़ा ली। ठीक है। नो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। नेक्स्ट इज लेंथ कितनी होनी चाहिए। हमें आता है 20 नंबर का क्वेश्चन और हम उस पे 6 सफ़े लिखते हैं। 6 सफ़ों का मतलब है 3 शीट्स, 3 शीट्स की 2 साइडें मिला के 6 साइड्स बनती। तो हम 20 नंबरों के लिए जब 6 सफ़ों का आंसर लिखते हैं तो आपके 5 नंबर के लिए एटलीस्ट 6 से 8 लाइनों का जवाब होना चाहिए। अब ये 6 to 8 लाइंस जो है, ये याद रखना है। इट्स एक्सक्यूज मी, हाँ जी, हाँ मैं क्लास ले रही हूँ। ओके। तो आपका दिस कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ऑन ऑल आंसर्स। ठीक है, सब आंसर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। कुछ आंसर, मैं कह रही हूं ऑथर की डेट ऑफ बर्थ क्या थी, और पैसेज के अंदर उसकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की हुई है 25 दिसंबर 1989। तो आप अब ना चाहते हुए भी लिखेंगे द डेट ऑफ बर्थ ऑफ ऑथर इज 25th of December 1989 full stop. Even if you want to exaggerate it to 2 lines, तो 2 लाइनें भी नहीं बन रही, 1 लाइन में जवाब खत्म हो। 6 to 8 लाइन्स का मतलब है वो सारे सवाल जिनके जवाब आपका ओपिनियन मांगा जा रहा है, या कहानी मांगी जा रही है, या वो ऐसे स्ट्रेची किस्म के क्वेश्चंस होंगे जिनको खींच के लंबा किया जा सकता है आंसर को। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे जब, तो उसमें मैं आपको पहला ही सवाल होगा जिसका जवाब 1 लाइन का होगा और आप उसको चाह के भी लंबा नहीं कर सकेंगे, बल्कि जबकि बाकी 3-4 सवाल जो होंगे वो कहानी और गप्पों वाले सवाल है, उनको आप जितना मर्जी चाहे खींच के लंबा कर सकते हैं। आगे आते हैं जी इंडेंटेशन। बिकॉज वी आर writing 6 to 8 lines, because we are writing sort of a paragraph, so we are actually going to indent all our answers just like we had indented our précis. जैसे एक पैराग्राफ का रूल है पैराग्राफ राइटिंग का कि आपने पहली लाइन का पहला वर्ड 1 इंच आगे लिखना है, हमने हर सवाल के जवाब को इंडेंट करना है। प्लीज डू दैट। ठीक है। यूज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउंस। मैं आपकी चैट बॉक्स खोल रही हूं, आप मुझे बताएंगे आपको क्या लगता है कॉम्प्रीहेंशन में फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन अलाउड होगा या नहीं होगा। प्रेसी में तो नहीं अलाउड, कॉम्प्रीहेंशन में आप क्या समझते हैं। प्रेसी की लॉजिक ऐसे है कि जब आप उधर आई का इस्तेमाल करते हैं, मी का इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली आप ऑथर की बात को अपने मत्थे लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब 1 मिनट के लिए सोचें कि मैंने आपको एक कॉम्प्रीहेंशन, एग्जैक्टली अनस इज राइट, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया और मैंने कहा व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट लिटरेचर, तो आप उसका जवाब यूं लिख सकते हैं कि नहीं, माई ओपिनियन अबाउट लिटरेचर इज दैट, और फिर आपका जो भी ओपिनियन है। सो कैन यू यूज माई ओपिनियन या आई बिलीव या आई थिंक यहां पे। वी कैन। जहां पे आपके पैसेज के अंदर आई आया है, ऑथर अपना कोई बात कर रहा है, उसको तो आपको थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करना ही है ऑफ कोर्स, प्रेसी की तरह। लेकिन अगर कहीं पे आपका ओपिनियन पूछते हैं, यस, कि व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि ये लिटरेचर जो है ये अच्छा सब्जेक्ट है या बुरा सब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे आई थिंक दैट लिटरेचर इज अ ग्रेट सब्जेक्ट, इट्स कंडीशनल। तो एक्चुअली प्रेसी जितना कॉन्स्टिपेटेड सब्जेक्ट है ना,
आपकी कॉम्प्रीहेंशन उतना कॉन्स्टिपेटेड नहीं है, कॉम्प्रीहेंशन बड़ी रिलैक्स ही है। वो कह रहे हैं यार अगर आपसे आपका ओपिनियन पूछ रहे हैं फर्स्ट पर्सन लगा दें, अगर आपसे आपका नहीं पूछ रहे, ऑथर की बात चल रही है तो थर्ड पर्सन लगा दें। सेकेंड पर्सन ऑन द अदर हैंड इज प्रोहिबिटेड, क्योंकि अगर वो पैसेज के अंदर सेकेंड पर्सन आता है, यू कहीं पे लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे द ऑथर आस्क्ड हिज फ्रेंड दैट ही वाज अ बैड गाय। अगर ऑथर कहता है यू आर अ बैड गाय, तो हम कहेंगे द ऑथर डिफाइंड हिज फ्रेंड टू बी अ बैड गाय। ठीक, और आपसे डायरेक्टली वो यू करके बात करेगा तो आप जवाब में अपना आई ही लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। तो सेकंड यू जो है वो समहाउ is not used in your comprehension as well. लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन आर फ्लेग्रेंटली ओपनली यूज्ड, जहां पे दिल करे, जहां जरूरत है, आई लगा दे, मी लगा दे, माई लगा दे, इधर कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब टेंस पे आते हैं। टेंस आपको क्या लगता है कि प्रेसी का टेंस तो हमने कह दिया कि जिस आपके टेंस में प्रेसी दी जाएगी, पैसेज दिया जाएगा, हम उसी टेंस में कर देंगे। लेकिन कॉम्प्रीहेंशन का टेंस क्या होना चाहिए? जिसमें पैसेज दिया गया है अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्रीहेंशन। फसीहा थिंक्स पास्ट, रिमशा इज राइट के इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। देखिए मैंने आपको सारा पैसेज पास्ट टेंस में दिया। मैंने कहा वर्ल्ड वॉर्स बड़ी डेविस्टेटिंग थी, हजारों करोड़ों लाखों लोग मर गए, मैंने सारा पास्ट का लिखा। वर्ल्ड वॉर 1 का विनर ये कंट्री था, वर्ल्ड वॉर 2 का विनर जो है ये था, ठीक है, दिस एंड दैट एंड दैट। अब मैं क्वेश्चन फ्यूचर का पूछ लेती हूँ। मैंने कहा क्योंकि पास्ट में इतने लोग मरे थे, डू यू थिंक वॉर्स वुड स्टिल बी दिस डेविस्टेटिंग इन द नेक्स्ट सेंचुरी? अगली आने वाली सदी में भी क्या ऐसा ही डेविस्टेटिंग इफेक्ट होगा वॉर्स का? तो आप अब जवाब फ्यूचर में देंगे। आई बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ वॉर्स वुड स्टिल बी एग्जैक्टली द सेम, एग्जैक्टली of same intensity in the future to come या in the centuries to come, because the life loss, because of this and that, जो भी आप अपने reasons बता रहे हैं, क्योंकि वो same ही थे as per the previous wars। तो अगर आपको पास्ट का भी पैसेज दिया हो और सवाल आपसे फ्यूचर का पूछा जाए, तो हमारा जवाब वही होगा जो हमसे क्वेश्चन में डिमांड की जा रही। ठीक है? इफ देयर इज वी इन द कॉम्प्रीहेंशन और हम उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ऑथर ने लिखा हुआ है वी आर गोइंग टू पेरिस। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर वॉज द ऑथर गोइंग, आपने जवाब में लिखना है द ऑथर वॉज गोइंग टू पेरिस, या वो चले इस तरह करते वी आर गोइंग टू पेरिस विथ फैमिली। ठीक है, तो आप कहें द ऑथर वॉज गोइंग टू पेरिस विथ हिज फैमिली, या दे वर गोइंग टू पेरिस। हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ कि एक्चुअली आपकी कन्वर्जेंस क्या होती है। ठीक है, हाँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में ऑथर कह दिया ना। चले वो कह रहे हु वॉज गोइंग टू पेरिस, क्वेश्चन यूं कर दे, तो हम लिखेंगे द ऑथर एंड हिज फैमिली, मतलब बेसिकली दे वर गोइंग टू पेरिस। ठीक, वी विल बी कन्वर्टेड इनटू दे। हम कन्वर्जेंस जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखेंगे। आई हैव रिटन सेकेंड इन रेड, यूज ऑफ फर्स्ट इज ग्रीन। फर्स्ट का मतलब यू यूज इट, सेकेंड को रेड में लिखा है मतलब नॉट टू यूज द सेकेंड प्रोनाउन। ठीक हो गया? तो who was going to Paris ना, was हो। who were going to Paris तो नहीं होगा। do we have to indent even the one liners? लिटरली मैं कर देती थी, लेकिन वन लाइन जो है वो पैराग्राफ तो नहीं है, तो अगर वन लाइनर आंसर आप नहीं भी इंडेंट करते तो खैर है, लेकिन जो 7-8 लाइंस लॉन्ग आंसर होगा उसको जरूर करें क्योंकि इट इज इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। बोथ आर अप्रोप्रिएट।
एक्चुअली द फर्स्ट टाइम यू राइट समथिंग, आप नाउन लिखते हैं उस टाइम आप पहली दफा द ऑथर लिखें। जब आप उसकी जगह प्रोनाउन 5-6 लाइनें लिख रहे हैं, दूसरी दफा दे लिखें। द ऑथर एंड हिज फैमिली वेंट टू पेरिस, दे हैड अ ग्रेट टाइम देयर, दे वर वेरी हैप्पी, तो फिर आप उसको दे में कन्वर्ट। नहीं बेटा जी, हु इज एट द डोर, आप पूछ रहे हैं दरवाजे पे कौन है, तो आपको आगे से आपका सर्वेंट कहता है द गेस्ट्स आर एट द डोर। तो ऐसा नहीं है कि आपने हु इज एट द डोर कहा है तो आगे सिंगुलर ही बंदा आना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। हु आर एट द डोर तो आप कभी नहीं कहते ना, हु आर एट द डोर। तो हु इज एट द डोर, उसका जवाब आप प्लूरल भी दे सकते हैं, इस तरह नहीं। राइट जी, तो टेंस हमारा हो गया एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ देम आर यूजुअली इन पास्ट टेंस। क्वेश्चंस 90% ऑफ द टाइम पास्ट में होंगे, लेकिन बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि प्रेजेंट का भी दे सकते हैं और फ्यूचर का भी दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ पास्ट में ही देंगे। अच्छा जी, आगे आता है बड़ा मजे का एक सवाल, जिसमें वो आपसे आपकी पर्सनल थॉट्स या कमेंट्स पूछते होते हैं। यहां पे मुझे आगे कुछ स्टूडेंट्स की कैटेगरीज को डिफाइन करना पड़ता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनका नाम होता है नो नो, और ये जब आप CSA में जाएंगे तो आपको इसके ऊपर बुक कम्युनिकेशन स्किल्स वाली क्लास में इसके ऊपर बड़ी डिबेट कराते होते थे। देयर आर सम पीपल हु हैव अ नेचुरल हैबिट ऑफ सेइंग नो टू थिंग्स, आई डोंट नो व्हाई। और ये वाकई जब CSA में प्रैक्टिस कराते थे तो निकल भी आते थे लोग कि अच्छा जी वाकई है, ठीक है। वो पहले प्रैक्टिस कराते थे, फिर उसके बाद कहते थे अगर पहले बता देते तो लोगों ने फिर मानना ही नहीं था। वो पहले नो वाले काउंट हो गए कि ये मतलब आप दुनिया की कोई बात कर लेंगे ना, उस बंदे ने कहना नहीं ऐसा तो नहीं ऐसा। तो आपका कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज जो है ना 99% या लिटरेचर पे होगा, या सिविलाइजेशन पे होगा, फिलॉसफी पे होगा, पोएट्री पे होगा, इस किस्म के पैसेजेस ये देते होते, ठीक है। अब वो आपसे पर्सनल थॉट पूछते हैं कि जी आपको क्या लगता है कि फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या है, या लिटरेचर क्या है, आर्ट क्या है। बच्चे ने कहना है जी ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, और ये मैं आई डिसएग्री विद द ऑथर, और कोई कलर्स नहीं है। ऐसा ना करें, मतलब ऐसा करने से आपको कोई रोक नहीं रहा। इफ दैट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, बी इट, यस, ठीक है। आपको लगता है कि ये चीजें टाइम वेस्टेज की हैं, आर्कियोलॉजी का क्या फायदा है, पत्थर तोड़ रहे हैं दिन रात, क्या फायदा हो गया, पत्थर निकाल क्या हो जाए, कुछ भी नहीं होगा बाकी। लेकिन एटलीस्ट एक पत्थर जो किसी ने कभी नहीं देखा था, अब किसी ने देख तो लिया ना, कुछ तो किसी ने अपनी जिंदगी के साथ भला कर लिया, जो आप बिस्तर पे लेटे हैं उससे तो बेहतर ही था। तो ऐसी कोई चीज अनलेस और अनटिल कोई पैसेज ऐसा नहीं है जो कि मॉरली डिग्रेडेड है, वो कहे जी डिसऑनेस्टी के बारे में है और ऑथर डिसऑनेस्टी को सपोर्ट कर रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। FPSC ऐसा पैसेज नहीं देगी कि गलत नेगेटिव चीज को सपोर्ट में कोई कॉम्प्रिहेंशन दी हुई। लेकिन अगर है तो आपने फिर सोच लेना है मॉरल ग्राउंड्स पे खड़े होके कि यार ये चीज मॉरली अगर बुरी नहीं है, आई शुड नॉट बी राइटिंग अगेंस्ट इट, प्लीज। हाँ, नेगेटिव ओपिनियंस अवॉइड करें। मैं जबकि कह रही हूं कि अलाउड है, दैट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। आप लिखना चाहते हैं लिटरेचर टाइम वेस्ट है, लिटरेचर के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, पोएट्री करने वाले लोग जो है वो फारिग होते हैं, फलाना है टिमकाना है, लिख दें। लेकिन यू आर गोइंग टू एंड अप पुटिंग अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑन द चेकर, ठीक। दूसरी बात यह कि आप अपने लिए चीजें भी मुश्किल कर लेंगे। आपने जैसी अपनी पर्सनल थॉट किसी चीज की नेगेटिविटी की तरफ अपनी एनर्जी लगाई है ना, नाउ यू विल हैव टू प्रूव योर पॉइंट एज वेल। ऐसा नहीं कि आपने अपनी पर्सनल थॉट दे दी कि ये बहुत बुरी चीज है, ठीक है, बुरी है, कैसे। तो अब आप जो इतने 1000 पॉइंट सोचेंगे नेगेटिविटी के, इससे बहुत बेहतर है कि आप उसका जो ऑथर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसने पैसेज में किसी ना किसी चीज को सपोर्ट किया होगा, उसके सपोर्ट में बात करके ऑथर के कंधे पे बंदूक रखें कि मैं इस चीज का बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूं कि लिटरेचर को लाइफ का पार्ट होना चाहिए। और क्यों हूं, जैसे कि ऑथर ने कहा है कि लिटरेचर से लाइफ कलरफुल हो जाती है, लिटरेचर से बंदा जो है हैप्पी हो जाता है, लिटरेचर से आप ओपन माइंडेडनेस आपकी आ जाती है। जो बातें गप्पें ऑथर ने अपने पैसेज में लगाई होंगी उस चीज को सपोर्ट करने के लिए, आप उसी के कंधे पे बंदूक रख के उसी के पॉइंट्स को सपोर्ट करते हुए अपना पॉइंट बिल्ड करते हैं।
ना तो चेकर उसको गलत कहेगा, ना आपको मेहनत करनी पड़ी, और ना आप मिस्टर नो बने। ठीक है ना? तो आइडियल वे ऑफ कमेंटिंग इज स्टेइंग इन द सेम स्ट्रीम लाइन या इन द सेम क्या कहते हैं डायरेक्शन एज द ऑथर। एग्जैक्टली, ऑथर की बात को आप अपना उसको बेस बना के अपना ओपिनियन देंगे तो आप सेफ साइड पे राइट आंसर लिख रहे हैं। सेफेस्ट वे ऑफ राइटिंग इज, ठीक है। शाहजेब बच्चे, आंसर 6 से 8 लाइनों का होगा और हर आंसर को हमने जैसे हम प्रेसी को इंडेंटेशन करते थे इस तरह इंडेंट करना होगा। मैं यही बता रही हूं, अगर ऑथर ने नेगेटिव दिया, ऑथर नेगेटिव किसी चीज को तभी देगा जो मॉरली इनकरेक्ट होगी। डिसऑनेस्टी ना करें, चोरियां ना करें, किसी को तंग ना करें, आप उसको कहें बिल्कुल ठीक ऑथर कहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा ओपिनियन यही है। वो अच्छी चीज को ऑथर कभी भी बुरा नहीं कह रहा होगा। थोड़ा सा मॉरली भी एफपीएससी के एग्जाम्स को उन्होंने वो रखा होता है, ऐसा ऐसा पैसेज आपको नहीं आएगा जिसमें वो कहें कि जी चोरियां चकारियां करें, लोगों को धोखे दें, हड्डियां तोड़ें, मारें पीटें, डोमेस्टिक वायलेंस करें, ऐसा पैसेज नहीं आएगा। ठीक है ना? तो ये होगी बात। अच्छा, आगे आते हैं टाइटल क्वेश्चन। जैसे हमने प्रेसी का एक टाइटल दिया था, कभी कभार, अच्छा एक तो बच्चों के मैं क्वेश्चंस में कई दफा लिटरली समटाइम्स द क्वेश्चंस टेक मी बैक। ये मैं जब यहाँ पे पहुंचती हूँ ना और मैं बताती हूँ कि कभी कभी एक क्वेश्चन आएगा जिसमें पूछते हैं कि गिव अ सूटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज। ठीक है, तो उस टाइटल के क्वेश्चन के नीचे आपने आंसर लिख देना है, द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज इज कॉलन एंड देन वट एवर टाइटल यू हैव चोजन फॉर दैट पैसेज, जो आपके जहन में उस पैराग्राफ से रिलेटेड कोई टाइटल आ। ठीक है, अब मतलब एज इजी एज दैट। इसके बाद मुझे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि मैम टाइटल ऊपर लिखना होगा, सबसे ऊपर, या जहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने कहा किसके ऊपर? प्रेसी में तो आप अपना पैराग्राफ लिख रहे हैं ना, तो उसके ऊपर। यहां पे किसके ऊपर? क्वेश्चन पेपर में जो पैसेज आया है उसके ऊपर। भाई जहां पे सवाल पूछा है उस सवाल के नीचे, चौथे नंबर पे पूछा, चौथे नंबर पे सवाल लिख के नीचे ये जवाब लिखे, हाँ आंसर में। तो लिटरली कई दफा मैं ऐसे, मतलब मुझे लग रहा होता है कि या मेरा कुछ दिमाग में मसला आ गया या बच्चों को मेरी बात कम्युनिकेट नहीं हो पाती। ओ भाई पैसेज है, नीचे 4-5 सवाल है और जिस सीक्वेंस में वो सवाल दिए हैं वो अटेम्प्ट कर लो। जहां पूछा है टाइटल वहां टाइटल दे दो, जहां आपका ओपिनियन पूछा ओपिनियन दे दो और काम खत्म करो। ठीक है ना? ये किसने कहा कि डू वी राइट द इन्वर्टेड टाइटल इन द इन्वर्टेड कॉमास? राबेल। ओ माय गॉड, दैट पियर्स्ड माय हार्ट। मैंने प्रेसी के रूल्स में क्या बताया था कि इन्वर्टेड कॉमास का मतलब ग्रामर के पेपर में है कि दैट इज अ डायरेक्ट स्पीच। समबडी सेड इट। हाँ जी, वी डू नॉट यूज एनी पंक्चुएशन मार्क्स एट द एंड, वी डू नॉट write the title within the inverted commas, we do not underline it, सारे को कैपिटलाइज नहीं करना, टाइटल देते हुए फिलोसफर नहीं बनना। ठीक है, तो वो जो प्रेसी के सारे रूल्स थे वो सारे रूल्स यहां पे अप्लाई होते हैं। 3 to 6 वर्ड्स होना चाहिए, 1 वर्ड टाइटल जो है वो प्रोहिबिटेड है। एग्जैक्टली तो जो प्रेसी के टाइटल के रूल्स थे दे ऑल अप्लाई हियर, क्योंकि अगेन इट्स अ टाइटल। ठीक हो गया ये बात? मिस सेम एज योर डॉग राइटिंग टाइटल इन द, हाँ आई यूज्ड टू डू इट लाइक दिस। द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज इज कॉलन एंड देन वट एवर टाइटल आई हैव चोजन, मैं मार्कर से अगली लाइन के सेंटर। कमेंट क्वेश्चन जो आपसे सवाल में उसने पूछा होगा, क्वेश्चन से शुरू करना है अपना आंसर। अगर वो कहता है डू यू थिंक द आइडिया ऑफ फिलोसफी ऑफ लाइफ ऑफ ऑथर इज करेक्ट, आपने कहना है आई थिंक दैट द आइडिया ऑफ फिलोसफी ऑफ लाइफ ऑफ ऑथर इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज
और जो भी रीजंस ऑथर ने दिए हुए हैं, आई सपोर्ट द स्टांस ऑफ द ऑथर व्हेन ही सेज कि ये जो भी फिर पैसेज में दिया हो, तो आपको जो भी सवाल आएगा आपने उसी से जवाब शुरू करना है या अपना जवाब उस पर खत्म करना है। ठीक है जी, ये आ गई हमारी बात। राबेल मुझे एक बात बता दे, आपने मेरी प्रेसी, प्लीज टेल मी, आपने प्रेसी की क्लास नहीं ली थी? अगर आपने ली हुई ना तो आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप टुनाइट। मैंने उसमें क्लियर बोला था मार्कर से लिखना है, सेंटर में लिखना है। अच्छा फिर ठीक है, ओके। टाइटल के रूल्स मैंने लेकिन लेक्चर शेयर किया था, फिर बाद में पढ़ भी लेना चाहिए था। टाइटल के रूल्स बच्चे पढ़ने आपने सारे। टाइटल लाइन के सेंटर में होगा, टाइटल मार्कर के साथ लिखा होगा। नाउ आई कैन स्लीप इन पीस, रेस्ट इन पीस। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं होंगे, अंडरलाइन हमने नहीं करना होगा, इन्वर्टेड कॉमर्स हमने नहीं लगाने होंगे, पंक्चुएशन आखिर में नहीं आएगी, दरमियान में कोई ना कोई पंक्चुएशन आ सकती है। आमना, मैंने क्या कहा था कि टाइटल जो है 3 to 6 वर्ड्स होगा, और फिर मैंने शुरू में एक डिस्क्लेमर दिया था कि इफ आई से समथिंग वर्सेस हाफिज की बुक सेज समथिंग एल्स, हु इज टू बी फॉलोड? ऑफ कोर्स आई। तो फिर किसने लिखा? हाफिज। अच्छा, ये मैं क्लास में गप लगा रही होती हूँ रावेल, बाय नो मींस आई इंटेंड टू हर्ट यू और समथिंग। अच्छा, और ये बात ये ठीक लिख रहे हैं कि इस तरह का बच्चा जो होता है क्लास में जिसको डांट पड़ जाती है वो पास 99% वो बच्चा पास भी हुआ होता है। बाद में बंदा कहता है यार ये वो थी जिसको डांट पड़ रही, जिसको टाइटल नहीं पता था। असल में कोई ना कोई बीच में और लांजा हुआ होता है कि क्लास पूरी नहीं अटेंड की थी या कुछ। अच्छा जी, आगे चलते हैं, वर्ड्स एंड मीनिंग्स पे आते हैं। अब कई दफा क्वेश्चन आता है, इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि मैं क्लास में कभी किसी के साथ गप लगाऊं तो मैं किसी भी किस्म के क्वेश्चन आस्किंग को मैं वो कर रही हूँ, आपको डीमोटिवेट कर रही हूँ कि सवाल क्लास में ना पूछें। ठीक है, ऐसा नहीं है। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस यू हैव इन योर माइंड। गुड, दैट्स द स्पिरिट। अच्छा, एक दफा क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे वर्ड्स और मीनिंग्स पूछे जाते हैं। ठीक है, अब वर्ड्स और मीनिंग्स किस तरह पूछे जाते हैं कि वो आपको पैराग्राफ जो उन्होंने दिया हुआ है उसमें कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर देते हैं। क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको अंडरलाइंड वर्ड्स नजर आ रहे होंगे। अब दो बड़े अजीब गरीब किस्म के वो सवाल पूछते हैं। कभी कभी वो कहते हैं, और ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये इंतहाई गंदा सवाल है, वो कहते हैं कि जो हमने पैसेज के अंदर अंडरलाइन किए हैं अल्फाज, इनका सिनोनिम पैसेज के अंदर से ही ढूंढ के बताएं। सिनोनिम होता है सेम मीनिंग, मतलब वन वर्ड रिप्लेसमेंट। ठीक है जी, तो वो कहते हैं कि अब आपने एक वर्ड पढ़ा और इसी वर्ड के तरह का एक और वर्ड इसी पैसेज के अंदर से ढूंढ के बताएं। अब अगर उन्होंने 5 लफ्ज अंडरलाइन किए हैं ना तो आपको पूरा पैसेज 5 दफा पढ़ना पड़ता है, और बंदे को मौत पड़ रही होती है 5 दफा पूरा पैसेज दोबारा दोबारा पढ़ने के लिए, और कई दफा सिनोनिम मिल भी नहीं रहा हो। ठीक है जी, इसके बाद बच्चे पूछते हैं कि मैम अगर हमें ना मिला, हमें ना पता चला, तो भी प्लीज डू राइट समथिंग, कुछ लिख के आना है, जगह खाली नहीं छोड़नी। नेवर एवर, आपको जो भी उसका सिनोनिम लग रहा है उस सेंटेंस को पढ़ के आपको उस वर्ड का जो भी मीनिंग समझ आ रहा है, आपने उससे मिलता जुलता अगर पूरे पैसेज में आपको कोई भी वर्ड नजर आता है, राइट इट। ठीक है, खाली जगह छोड़ने वाला बंदा नहीं बनना। इस चीज की एक छोटी सी प्रैक्टिस ये है, ये सोचे कि आपके पेपर का पैसेज आया हुआ है। द पैसेज वॉज लॉन्ग, डार्क एंड डिफिकल्ट. It was impossible to pass through it. The hard situation had made the author come back. Underline हुआ हुआ है hard, और मैं अगर आपसे पूछती हूं कि इसका synonym इनमें से कौन सा है, difficult is the right synonym. Impossible भी बन सकता है, but वो variant synonym है. The exact synonym hard कोई चीज होती है, it is very difficult. ठीक है जी,
यूं दिया जाता है। अब क्योंकि ये 3 लाइनें थी और ये बहुत आसान सा वर्ड था, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि इस तरह करना होता है, तो मैंने ये इतना छोटा सा, जब ये 25-30 लाइनें होंगी और ठीक ठाक GRE का एक वर्ड अंडरलाइन हुआ होगा, तो फिर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। तो दिस इज द वर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल। दुआ करें कि ये सवाल ना आए। मीनिंग्स फॉर फ्रेजेस एज वेल, ठीक है। अभी जब मैं वो करवाऊंगी प्रैक्टिस, अभी क्लास में जो हम कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करेंगे उसमें उसने वाकई फ्रेजेस अंडरलाइन किए, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन अगेन, या सिनोनिम वो आपको क्वेश्चन ही इस तरह देगा, ठीक है, कि आप उसके अंदर से ढूंढ के बताएं। देयर आर गोइंग टू बी 2 टाइप्स, 2 ways of गिविंग द क्वेश्चन, आस्किंग द क्वेश्चन। या वो आपसे कहेगा कि सिंपल वर्ड्स एंड मीनिंग्स है, ये जी अंडरलाइंड वर्ड्स एंड के मीनिंग लिख दें, तो आपने सीधा सीधा उस वर्ड का बाहर से भी आपको कोई मतलब आता है तो लिख दें। उसने आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया ना। लेकिन अगर वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि सिनोनिम्स और मीनिंग्स फ्रॉम द सेम पैसेज, तो अब आपने एग्जैक्टली सेम करने में, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इधर नहीं है। लेकिन वही बात है कि FPSC का पता कोई नहीं है, 2 नंबर 3 लगा देते हैं बस, ऑथर का वो चेकर का मूड खराब है। ये बच्चे ने क्या किया, पूरे पेपर में ही 2 नंबर दे दो, तो वो तो फिर भी नेगेटिव कोई कैलकुलेट करके करते होंगे, यहाँ वाले तो 2-3 नंबर लगा देते हैं, ठीक है। मेरा एक बच्चा है स्टूडेंट, उस बेचारे बहुत डिसहार्ट हुआ, उसने मुझे इस बार कहा है कि मैम 6 तो मेरे MCQs करेक्ट थे एंड आई गॉट 2 मार्क्स इन ग्रामर। 1 मिनट जरा होल्ड। ये सिर्फ ऐसे हो सकता है कि FPSC वालों पे एक इल्जाम है, और वो इल्जाम ये है कि ये लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल इनका है। ये मैंने शायद समझाया भी था कि वो एक्चुअली जो है वो प्रेसी पढ़ते हैं और उसके बाद लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे रख देते हैं। तो जो उसके बाद आपके राइट हैंड साइड वाले हैं उनकी तो डिटेल चेकिंग होती है, एक एक लफ्ज चेक होता है, क्योंकि वो फिर कंपटीशन में एंटर हो रहे हैं। और जिसकी प्रेसी में एक आध मसला निकल आया तो उसके बाद बाय बाय, 2 नंबर पे फेल है कि 38 पे फेल है कि 39 पे फेल है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। नहीं, सब में नहीं है, ये प्रेसी का है। लेकिन अब जब मैं रिजल्ट्स देखती हूँ और ये इस किस्म के नंबर देखती हूँ तो मुझे कभी कभी ये ठीक भी लगता है कि यार पॉसिबिलिटी है कि इस किस्म की कुछ हरकत हो रही है, गॉड नोज, ठीक है जी। तो या आपसे वो सिंपल वर्ड्स मीनिंग्स मांगेंगे, जो दिल है मीनिंग लिखते हैं। अगर उसने आपको रिस्ट्रिक्ट किया कि जी पैसेज के अंदर से ही मीनिंग ढूंढे, तो फिर आप पैसेज के अंदर से ही मीनिंग उन्हें देंगे। तो हाउ एवर द क्वेश्चन इज आस्क्ड, यू आर जस्ट गोइंग टू राइट द मीनिंग एज पर द रिक्वायरमेंट, पैसेज के अंदर से या बाहर से। एक्सप्लेन द वर्ड्स और एक्सप्रेशंस एज हाईलाइटेड अंडरलाइन, यस, अपने वर्ड्स में। बेटा जी वो सिंपल कहेगा फ्रॉम द सेम पैसेज, ठीक है। प्रेसी के लिए एटलीस्ट 45 मिनट्स, 40-45 मिनट्स रहने चाहिए, राइट जी। ये हो गया। हमने प्रेसी में कहा था कि वी आर गोइंग टू नॉट कंसिडर प्रॉपर नाउन्स इन आर प्रेसी। हम पैसेज में से उनको यूजली इग्नोर कर देते, जैसे जॉर्ज, जॉन, बिंगो वीकेंड, जिन्होंने 2016 की प्रेसी की होगी, तो ये तीनों वर्ड्स अवॉइड किए होंगे क्योंकि ये तीनों प्रॉपर नाउन्स थे एंड वी डू नॉट वांट टू पुट देम इन प्रेसी। अवॉइड करते हैं अनलेस और अनटिल नीड बी, या वो की वर्ड ना। कॉम्प्रीहेंशन के अंदर ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस बार ऐसे ग्रामर दोनों टारगेटेड थे, इनफैक्ट सारे कंपल्सरी टारगेटेड थे। इस्लामियात में भी 0 लगे हुए देखे, बल्कि कुछ के मैंने सारे कंपल्सरी 0-0-0-0 भी देखे, ठीक है। नहीं अली बच्चे, मैंने बकायदा ये बात की थी कि हर क्वेश्चन 6 to 8 लाइंस पे नहीं जाएगा, बट दिस इज आवर टारगेट फॉर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी एक्सटेंडेड। जो नहीं एक्सटेंड होता, जो 1 लाइनर है, ऑथर की डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं, वो 1 लाइन में आपने बता दी ये डेट ऑफ बर्थ है, बात खत्म, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देना है सेकंड क्वेश्चन में। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग
Synonym is the exact meaning, the same word. उसकी replacement, one word replacement is called your synonym. One word में exact. Yes, synonym is one word. Synonym means one word. ठीक है? और अगर वो आपको simple free छोड़ना चाहता है तो वो आपको कहेगा कि आप meaning लिख दें. फिर वो चाहे elaborative है, चाहे explained है, चाहे किसी भी sense. एक कोई बच्चा कह रहा है मैम रिप्लाई नहीं है और उसका क्वेश्चन मुझे नहीं पता कि उनका क्वेश्चन क्या है. बेटा आप अपना क्वेश्चन अगर दोबारा भेज दोगे तो आई बी एबल टू. पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसमें क्या करें? अगर नेगेटिव होती है फिर ना लिखें, हाँ फिर तुक्का ना लगाएं, लेकिन एफपीएससी के पेपर के लिए लिखें, जगह खाली छोड़ के नहीं आनी. अच्छा जी, फिर जान छुड़ाई की एक इंतहा है कि बच्चे जो हैं, हाँ एहतिशाम, अच्छा मैं क्लास ले रही हूं, मैं फिर हाँ बन गई पूरी प्रेजेंटेशन. क्यों? यार ये मुझे भी यही कहानी डाल रहा है, लेकिन मैं कह रही हूँ जब शिमला में कोई काम हो रहा है ना एहतिशाम, तो दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये अपने ऊपर से जान छुड़ाते हैं, अभी भी यही कह रहे हैं. शिमला इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट. T&I के अंदर आ रही है कि नहीं शिमला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? तो जो काम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर हुआ है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? HR का है कि नहीं है? यहाँ पे रिपीट हो जाए. इनको को जैसे मर्जी पता करें, मुझे चाहिए, हर हाल में चाहिए. अपॉलॉजीज. अच्छा जी, राइट. अच्छा जी, अब ये होता है कि मेहमद हैज बीन सेंट टू एचएसएन कॉलेज, बस अभी वो वहां पे हॉस्टल में होता है. बच्चे क्या करते हैं कि अपनी जान छुड़ाने के लिए क्वेश्चंस नहीं लिखते हैं एंड दे डायरेक्टली राइट द नंबर एंड दे स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स. बड़ी अच्छी बात है, आप ऐसा करें, जरूर करें. एक मिनट मैं ये बंद ही कर दूं क्योंकि ये आप लोगों की डिस्टर्बेंस क्लास में कर रहा है. अच्छा जी, तो आपने काइंडली, ये वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, सीधा सा 4 से 5 लफ्जों का एक सवाल होता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं. और आपका बेचारा चेकर जो होगा वो हर सवाल के लिए क्वेश्चन पेपर उठाएगा, फिर देखेगा अच्छा जी पहले का जवाब ये लिखा है, फिर दूसरे के लिए उठाएगा, फिर दूसरे के लिए वो सवाल ऐसे है, फिर तीसरा उठाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. राइट द क्वेश्चंस. ठीक है, राइट हेडिंग फ्रॉम द क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन. वन, पहले सवाल उसने जो भी पूरा सवाल पूछा है कि what is the author's idea of about literature, तो ये लिख दें यार पूरा, what is the author's idea about literature. आप उसके नीचे फिर इंडेंटेशन करें और अपना जवाब लिख दें. एंड में मैं दिखाऊंगी कि how my answers look like. ठीक है, अब आपने असल में ये करना है, मैंने आपसे कहा था कि प्रेसी जो है हम 3 दफा पढ़ते थे, याद है प्रेसी का जो पैसेज था. कॉम्प्रीहेंशन में इस तरह की कोई साइंस नहीं, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज जो है इट इज वे इजियर, बहुत आसान होता है, इंग्लिश भी इजी होती है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, बिल्कुल मुश्किल नहीं. प्रेसी का पैसेज मुश्किल देते हैं जानबूझ के. ठीक है, आपने अपना पैसेज रीड करना है 1 दफा, फिर आपने अपने क्वेश्चंस रीड करने सीक्वेंस में. पैसेज पढ़ा, फिर आपने क्वेश्चंस पढ़े. नगीना बच्चे और बाकी बच्चे, यू गाइज आर मिसिंग द पॉइंट दैट आई एम टेलिंग राइट नाउ. फिर आप लोग थोड़े टाइम बाद ये वाला पॉइंट कह रहे होंगे कि रिपीट कर. व्हाट्स मिस्ड इज मिस्ड, आई विल गेट बैक टू दैट. आपने पैसेज रीड किया, देन यू कम डाउन टू द क्वेश्चंस. आपने क्वेश्चंस रीड किए, अब उन क्वेश्चंस के अंदर यू आर गोइंग टू अंडरलाइन द मेन फ्रेजेस और द वर्ड्स गिवन इन द क्वेश्चन. मैं पूछती हूं why did the author buy a car, इसमें मेन फ्रेज क्या है? buying a car, गाड़ी क्यों खरीदी. ठीक है, कटप्पा को क्यों मारा बाहुबली ने. तो जो मेन फ्रेज है ना, जो मेन क्वेश्चन है, उसको आपने अंडरलाइन कर लेना है, वर्ड और फ्रेज विच एवर इट इज. जब आपने वो अंडरलाइन कर लिया,
Then you go back to reading the passage again. You read it again. और आपको मैं सच बता रही हूं कि FPSC is as naive as anybody can believe, और उसके अलावा मतलब इतनी प्रिडिक्टेबल है कि आपकी सोच है. और अभी हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे और मैं पास्ट पेपर्स का एक पैसेज प्रैक्टिस करवाऊंगी एंड यू विल सी एग्जैक्टली जो फ्रेजेस और वर्ड्स आपने अंडरलाइन किए हैं ना अपने क्वेश्चंस में, एग्जैक्टली वो वर्ड्स और फ्रेजेस आपको अपने पैसेज में एज इट इज नजर आएंगे. एज इट इज मतलब आगे पीछे भी नहीं, पूरे का पूरा ही वो. ठीक है, तो आपको वो जहां पे फ्रेज नजर आएगा यू आर गोइंग टू अंडरलाइन दैट इन द पैसेज एज वेल. यू रीड योर पैसेज वंस, देन यू रीड योर क्वेश्चंस. क्वेश्चन के अंदर जो मेन बात पूछी जा रही है यू आर गोइंग टू अंडरलाइन दैट. व्हाई डिड द ऑथर बाय अ कार? बाइंग अ कार मेन बात है, अंडरलाइन कर दें. अब दोबारा अपना पैसेज एक दफा रीड करें. एग्जैक्टली वो फ्रेज या वो वर्ड जो कि आपने क्वेश्चन में अंडरलाइन किया है, जो मेन फ्रेज, वो आपको पैसेज में नजर आएगा एज इट इज. द ऑथर बॉट अ कार बिकॉज ही हैड दिस, एंड आपने बॉट अ कार अंडरलाइन कर. लिटरली मैं बॉट अ कार कह रही हूँ, मैं टेंस चेंज कर रही हूँ, उनका टेंस भी वही होगा. एग्जैक्टली ठप्पा ऐसे नजर आएगा आपको कि वही बात ऊपर पैसेज में यहां लिखी. यू अंडरलाइन दोज इन द पैसेज. आपको अपना मेन आंसर मिल गया. जहां पे वो वर्ड लिखा होगा या वो फ्रेज लिखा होगा, मेनली आपका आंसर वहीं पे 2 लाइनें ऊपर 2 लाइनें नीचे पढ़ लें, जवाब वही है. लेकिन फिर बात आती है कि CSS का एग्जाम है, ऑफ कोर्स इन्होंने इतना भी इजी नहीं देना कि आप मजे कर रहे हैं कि आपको लिखा हुआ भी मिल गया एंड एग्जैक्टली द आंसर इज देयर. नॉट ऑलवेज, आंसर इज नॉट ऑलवेज एट द अंडरलाइन प्लेस और लाइन. 95% इट इज. वो जो 5% रह गया है वो अगर एग्जैक्टली इस जगह पे नहीं है तो इससे 1 लाइन ऊपर और 1 लाइन नीचे पढ़ लें, इसके आगे पीछे ही है. लेकिन एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि नॉट ऑल पॉइंट्स ऑफ योर आंसर आर गोइंग टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट वन प्लेस. एक ही जगह पे सारे जवाब हर बार आपको मिल जाएं, इतने लकी आप नहीं होंगे. पहले पैराग्राफ के अंदर दूसरी लाइन में वो फ्रेज लिखा हुआ है तो फाइन, आपने वहां से जवाब उठा लिया. लेकिन सेकंड पैराग्राफ की तीसरी लाइन में भी इस क्वेश्चन का आंसर स्कैटर किया हुआ होगा, और चौथे पैराग्राफ की आखिरी लाइन में भी जो बात लिखी हुई है वो भी इसका आंसर बन सकती थी. तो बेसिकली आपने 2-3 जगहों से बात उठा के एक जवाब बनाना होता है. तो ये बात याद रखना है कि द आंसर्स आर ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिस्पर्स्ड. एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं दिया हुआ होता. तो आपने पूरा पैसेज कंसिडर करना होता है, चाहे जहां पे जवाब लिखा भी हुआ है, फ्रेज लिखा भी हुआ है, उसके अलावा और जगहों से भी आंसर का इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो उसके हिस्से इधर उधर दिए होंगे. We accumulate these different sentences. ठीक है जी. अच्छा, ये टाइटल वाली बात आ गई. अब सम अप करके अपनी वर्डिंग्स में लिखना है. तो होंगे ना अदर फ्रेजेस भी होंगे, मैं यही तो समझा रही हूँ. इट्स नॉट ओनली गोइंग टू बी इन वन प्लेस, उसी फ्रेज वाली जगह पे, और फ्रेजेस वाली जगह पे भी इकट्ठा आया हुआ. अच्छा, अब मैं ये बता रही हूं, आई यूज टू राइट ऑन क्वेश्चन पेपर. वो आते जाते हुए कह रहे होते थे, मैंने कहा यार मैंने रोल नंबर ऊपर लिखा हुआ, लिखा करें, मेरी तरफ से तो पूरी इजाजत है. ठीक है, पास होने के लिए जो करना पड़े डू इट. क्वेश्चन पेपर MCQs वाला नहीं, लेकिन क्वेश्चन पेपर पे अलाउड होता. अच्छा जी, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे क्लास में. आई एम गोइंग टू शो यू अ पैसेज हियर. वो फ्लैश होगा यहाँ पे, आप सारों को नजर आएगा. आई एम गोइंग टू पुट माई सेल्फ टू म्यूट फॉर गुड 10 मिनट्स, ताकि आप सुकून से वो पैसेज पढ़ लें. पैसेज होगा, उसके नीचे क्वेश्चंस होंगे, आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे. ऑफ कोर्स ये स्क्रीन पे है तो आप उसको अंडरलाइन नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए बहुत माजरत. हाँ, लेकिन आपने जो मैंने अभी बात बताई है कि जो आपने क्वेश्चन के अंदर मेन फ्रेज है उसको अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन तो नहीं कर सकेंगे, तो उसको एटलीस्ट आप अपने पास फ्रेज लिख लें. क्वेश्चन नंबर 1 का ये फ्रेज है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये फ्रेज या वर्ड है, 3 का ये है, 4 का ये है, 5 का ये. उसके बाद आपने वो फ्रेजेस पैसेज में ढूंढने हैं.
ठीक, और अपने पास लाइन नंबर लिख लें फॉर इंस्टेंस। फिर आपको मेन, बच्चे प्लीज, अयाज, you don't know but your names come along with these lines that you're putting. तो आपने ये करना है कि उसके पैसेज के अंदर वो वर्ड्स और वो फ्रेजेस देखने हैं, एंड देन यू आर गोइंग टू राइट बुलेट पॉइंट्स अपने पास कि आपका आंसर जो है उसमें ये पॉइंट्स आने चाहिए, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट हियर इन द क्लास। सारी कहानी सुना दी। उसामा ने सुबह उठ के पूछा है कि वो जुलेखा मर्द थी कि औरत था। पैसेज पढ़ना है, क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जैसे सिखाया कि अंडरलाइनिंग करनी है वैसी अंडरलाइनिंग करके अपने पास बुलेट पॉइंट्स में जवाब तैयार कर लेने। फिर हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे यहाँ चैट बॉक्स में, ठीक है, कि आपके मुताबिक उसका क्या आंसर होगा। अच्छा जी, इसके अलावा एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर, इसकी जो आपकी पैसेज है ना उसकी स्टोरी सुना दूं। गलीलियो के ऊपर पैसेज है, और शायद अगर कुछ बच्चों को समझ ना आए तो उनके लिए ये स्टोरी सुना रही हूँ कि गलीलियो जो है उसने कहा सन इज अ स्टेशनरी स्टार और प्लैनेट्स जो हैं वो उसके इर्द गिर्द मूव करते हैं। तो जी उस जमाने के जो लोग थे वो सन को जो है वो मानते थे, उसको पूछते थे, तो दे डिड नॉट लाइक थिंग्स ही सेड अबाउट इट। उन्होंने कहा भाई आपने गॉड को कहा स्टेशनरी स्टार नाउज बिला, तो ये तो ऐसा तो चलेगा ही नहीं, इसको जो है पनिश करो। उसके बाद ये हुआ कि उसने की माफी मांगी, नहीं लोगों ने कहा कि माफी मांगो कि यार इतना स्कॉलर बंदा हमारा मर जाएगा, इसको फांसी दे देंगे, और रिलीजियस प्रॉब्लम्स पड़ गए कि जी वो रिलीजन के इसने तो गॉड्स को बुरा कहा है और ये कहा है वो कहा है। उसके बाद क्या हुआ कि जी उसके बाद उसको कहा कि तुम अगर अभी भी कहते हो कि आई एक्सीडेंटली सेड इट तो हम तुम्हारा जो है वो माफी कर देंगे। तो उस बेचारे को ऑल्टर पे लेके जा रहे थे मरवाने के लिए, एंड रास्ते में जाते जाते भी उसने कहा कि एंड स्टिल इट मूव्स, कि मुझे समझ नहीं आती कि यार तुम लोगों को इसमें कौन सी बात समझ नहीं आ रही कि अर्थ मूव्स एंड सन इज स्टेशनरी। मतलब वो बंदा रिसर्चर था, साइंटिस्ट था, तो ही न्यू। लेकिन इस पूरे पैसेज में इस पूरे पैसेज में उन्होंने यही बात एक्सप्लेन की है कि पुराने जमाने के लोगों को एज सिंपल एज दिस थिंग कि यार सन स्टेशनरी है, अर्थ मूव करती है, ये बताने के लिए भी वो ऑल्टर पे मौत के मुंह में चला गया, ठीक है। और आज जो है हम मजे लूट रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, और आने वाली जनरेशंस के लिए कुछ कख भी नहीं कर रहे। तो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ द पैसेज फॉर दोज ऑफ यू हु वुड नॉट प्रॉब्ली अंडरस्टैंड। अब मैं चैट बंद कर रही हूँ, मैं अपना माइक भी म्यूट कर दूंगी, एंड द टाइम इज 10:25। 10:35 पे आई एम गोइंग टू अनम्यूट माई माइक एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन। तो अपने पास अपने अपने आंसर्स के बुलेट पॉइंट्स लिख के रखें। पैसे जा रहे आ रहे। हेलो, वालेकुम सलाम, मैं चेक कर रही हूँ। मैडम फाइव मोर मिनट्स, चलें 5 more minutes, I'll come back at 40, ठीक है। इस पे नहीं लेके जा सकती, इवन इफ आई वांट, इवन इफ आई विश। इसका वन लाइनर आंसर होगा, और जिसने लिखा टॉर्चर ऑफ इंक्विजिशन, दैट इज इनकम्प्लीट शॉर्ट आंसर, either start or end your answer with the question. Exactly, राफे ने जैसे लिखा, ताहा ने जैसे लिखा, brutal questioning investigation, the torture inflicted by the Inquisition forced Galileo to recant the truth he knew.
ठीक है जी। तो वो जो आपका होता है, ये इंक्विजिशन होती है बेसिकली। उस जमाने में तो चर्चेस होते थे, लेकिन बेसिकली आपके इंक्विजिशन होती है इंक्वायरिंग बॉडी, जो सवाल पूछ रहे होते हैं। ठीक है, पर क्योंकि ये रिलीजियस मैटर था तो रिलीजियस पार्टीज वर आस्किंग द क्वेश्चंस, इन्वेस्टिगेटिंग हिम। तो बेसिकली उनके टॉर्चर्स, उनके नहीं हम एट द ट्रूथ स्टिल इट मूव्स नहीं डालेंगे, ये नहीं डालेंगे। बस सिंपली उसने जितना पूछा कि जी वो क्यों अपने सच को गिव अप कर रहा था, रीकैंट होता है गिविंग अप। ठीक है, हाँ, इंक्वायरिंग बॉडी की आप इंक्विजिशन की जगह इंक्वायरिंग बॉडी कर दे, सिंप्लीफाई कर। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल आंसर। आगे चलते हैं, अब हमारी कहानियां शुरू। What is heritage being alluded to in the first paragraph? इसमें एक कैच है, और मोहम्मद रजाक गलीलियो स्पेल चेक। इसमें एक कैच है। पहले मुझे ये बताएं, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? हाँ, सायरा इज राइट। सायरा इज द ओनली पर्सन who has given it a thought. इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? ये है नहीं जो आप सोच रहे हैं। हाँ जी, alluded to होता है किसी चीज की तरफ इशारा करना ना। allude to के यार ये बात किस बात की तरफ इशारा करती। इसका मतलब ये है कि हेरिटेज का वर्ड जो यूज किया है वो किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है पहले पैराग्राफ में, और बच्चे अपना सारा आंसर पहले पैराग्राफ में ही ढूंढते रहते हैं। जबकि इस सवाल का मतलब हेरिटेज का वर्ड जो कि पहले पैराग्राफ में इस्तेमाल हुआ है, इस वर्ड का ये किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है, इसका आंसर फर्स्ट के साथ साथ सेकंड पैरा में भी मिलेगा। तो those who restricted themselves to only first paragraph missed a big chunk. चलें जी, आसिम का पढ़ते हैं क्वेश्चन। Heritage infers to the existing knowledge of humankind regarding the stationary nature of earth. वो तो मैंने बताया आपको बैकग्राउंड स्टोरी। इसने इस पैसेज के अंदर स्टेशनरी नेचर ऑफ अर्थ की कोई बात नहीं की। So we are not going to add things which are not given in the passage already. It refers to the old established truths and notions that human nature cannot change. आसिम थोड़ा सा डिविएटेड आंसर है, मतलब you have not hit the bullseye. मारिया इफ्तिखार कह रही हैं the knowledge and information that has been accumulated over centuries is being alluded to in the first paragraph. You're right, Maria. Absolutely right. यही है हेरिटेज, नॉलेज है बेसिकली जिसके बारे में वो कह रहे हैं। लेकिन क्या मैं इस जवाब को 6-8 लाइनों पे ले जा सकती हूँ? मैं ले जा सकती हूँ। जरलश्त कह रहे हैं the heritage being alluded to is the knowledge of all that has been discovered by the men and women who sacrificed a lot to make essential discoveries that we benefit from even today. I'm not the checker. Had I been, I would have given you full marks for this. Beautiful answer. ठीक है जी, आसफा ने अपने पॉइंट्स बताए हैं। हादिया कह रही हैं in the first paragraph the heritage is being pointed as the knowledge and developments. Pointed as को थोड़ा और बेहतर बनाया जा सकता है। And developments that has नहीं होगा, developments that have been discovered by people in the past which has definitely made the life of the people on the planet easy and notable. ठीक है। लैला कह रही है it is being highlighted that we should not enjoy what other people have done for us. We should also play our part. And है वो तो आपने मॉरल लेक्चर दिया कि जी हमें पिछलों की चीजों के ऊपर बैठ के एंजॉय नहीं करना चाहिए। हाँ, लेगेसी क्या है इसमें, किस चीज की विरासत आ रही है, क्या आ रहा है कि जो पीछे से हमें हैंड ओवर हो रहा है, नॉलेज हैंड ओवर हो रहा है, साइंटिफिक डिस्कवरीज हैंड ओवर हो रही है। यस, दैट इज द आंसर। अब इसका बेसिकली आंसर बनता है कि आपकी टेक्नोलॉजी, साइंस, नॉलेज, रिसर्च which was done by the older generations by giving up all they had,
all the comfort of life, time, peace of mind, body, energy, everything. उनके पास जो कुछ था उन्होंने दे दिया, ठीक है। और उसके बाद क्यों दिया? फॉर मेकिंग द लाइफ ऑफ द पीपल हु वर टू बी इजियर, मतलब हम लोगों के लिए उन्होंने हमारी लाइफ इजियर की। जी जी, मेरा ख्याल है लिखते हैं, बुलेट बना दें तो अच्छा है। असल में वहां मैं नहीं चाह रही ये ना हो, कितने 60 है, नहीं फिर छोड़ दें। नहीं नहीं उस, हाँ ठीक है चले, कोर्सेज वही बता दे, लेकिन ब्रैकेट्स में नीचे फॉर एग्जांपल करके 3-4 के नाम लिखते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि डीजी, हाँ मेन के, जैसे इंजीनियरिंग के हैं, फलाने के हैं, ये ना डीजी मैम को पूछ लें और फिर उधर मैम को जवाब देने में प्रॉब्लम। हाँ सारों की प्रिंट कर लेना, लेकिन इस स्लाइड पे भी ना ब्रैकेट्स में फॉर एग्जांपल करके 2-3 के नाम लिखते। हाँ मैं कह रही हूँ जो प्रोमोशनल कोर्सेज है ना, वो नीचे ब्रैकेट्स में 2-3 बड़े बड़े, जैसे इंजीनियरिंग है, गार्डन के कोर्सेज हैं, जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, रेवेन्यू के हैं, लैंड के हैं, हाँ ये 2-4 को फॉर एग्जांपल करके ना नीचे ब्रैकेट्स में बस लिख दो। द कोर्सेज इंक्लूड एंड 60 अदर्स, मतलब एंड मतलब 56 अदर्स, अदर कोर्सेज, ठीक है। इस तरह बड़े बड़े ब्रांचेस के नाम लिख दो। ओके राइट जी, सॉरी एक्चुअली हमारी कल डीजी की प्रेजेंटेशन है, सो आई हैव टू बी इन टच विद देम एज वेल। राइट जी, तो ये हो गया हमारा। इस क्वेश्चन का मतलब ये था कि आपके पहले पैराग्राफ के अंदर जो हेरिटेज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, देखिए हेरिटेज वैसे क्या होती है, आपकी जमीनें, आपकी जायदाद, आपके पैसे, आपकी ये चीजें आपकी हेरिटेज बनती, ठीक है। इस पैसेज के मुताबिक उन्होंने कहा फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो हेरिटेज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, हाँ कल्चर, ये क्या है, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? तो आपने इस पैसेज को पढ़ते हुए ये चीज समझी है कि यहाँ पे ऑथर ने हेरिटेज कहा है उस नॉलेज को, उस साइंटिफिक अचीवमेंट्स को जो कि पुराने लोगों ने अपना सब कुछ खो के अचीव किया था, ताकि आगे आने वाले लोग जो है वो सुखी रह सके। ये है इसका आंसर, ठीक। यू कैन यूज कॉमास, फुल स्टॉप्स, एवरीथिंग इन योर आंसर्स। देखें पंक्चुएटिंग योर आंसर इज नॉट कंपल्सरी, लेकिन दोज हु डू उनके अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और चेकर्स को ऑफ कोर्स अच्छा लगता है कि यार अच्छे पंक्चुएशन मार्क्स का यूजेज, किसको अच्छा नहीं लगता। आगे चलते हैं जी। व्हाट डज द बिट्रेयल ऑफ आवर ट्रस्ट इंप्लाई? ये जो इसने एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बिट्रेयल ऑफ आवर ट्रस्ट किया, इसका मतलब कि ये सिर्फ उस बात को स्ट्रेस देने के लिए उसने लिखा है, ये डायरेक्ट स्पीच नहीं है। वो कह रहे हैं जी ये जो बिट्रेयल ऑफ आवर ट्रस्ट वाला फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, और यकीन करें बिट्रेयल ऑफ आवर ट्रस्ट एज इट इज लिखो, मिल गया ना। उन्होंने कहा इस फ्रेज का फरीद का पढ़, all the things that we discovered to make our lives worthy and indeed we may likely to settle down नहीं होगा, we may likely settle our heritage, settle down to enjoy our heritage.